प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नॉमिनेशन फाइल किया। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के लिए पहुंचे थे, उस वक्त उनके साथ कई लोग नजर आए। पीएम मोदी के 4 स्थानीय नागरिक प्रस्तावक बने। इनमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में बैठे हुए थे, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल था। जब पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन करने पहुंचे तो उनके बगल में शास्त्री को बैठे देखा गया। गणेश्वर शास्त्री ने जनवरी में अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकाला था। इसके अलावा जो बाकी बचे 3 अन्य प्रस्तावक थे, उनमें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और दलित समुदाय से आने वाले संजय सोनकर भी पीएम मोदी का नामांकन करवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों का कम से कम एक प्रस्तावक होना चाहिए जो उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड वोटर हो, यानी पंजीकृत मतदाता हो और उम्मीदवार के नामांकन का समर्थन करने की घोषणा करता। नामांकन पत्र में उम्मीदवार और प्रस्तावक का हस्ताक्षर होना चाहिए। वहीं इन नामों के सामने आने के बाद अब सियासी अटकलें शुरू हो गई हैं। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ 4 प्रस्तावक थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी है और इन सभी सीटों पर ओबीसी और दलितों का प्रभाव भी ज्यादा है। इसलिए इसको जातिगत वोट बैंक साधने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी का जो पूर्वांचल इलाका है, वो भी अपनी एक अलग सियासत लेकर आता है। इस क्षेत्र से लोकसभा की कुल 26 सीटें निकलती हैं। पूरे यूपी की ही 32% आबादी इस पूर्वांचल में रहती है। इसे यूपी का पिछड़ा इलाका भी माना जाता है और किसानों की यहाँ पर निर्णायक भूमिका होती है। लेकिन पिछड़े होने के बावजूद देश को 5 प्रधानमंत्री देने वाला ये इलाका भी पूर्वांचल ही है। इस क्षेत्र में राजभर, निषाद और चौहान जाति का बोलबाला है। पूर्वांचल में वाराणसी, जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा जैसे जिले आते हैं। पूर्वांचल के बाद अगर यूपी में किसी क्षेत्र को सबसे बड़ा माना जाता है तो वो अवध है। इसे सियासी जानकार मिनी यूपी कहते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी पार्टी के लिए जीत का मतलब होता है कि पूर्वांचल में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी 12% के करीब है, 7% ठाकुर हैं, 5% बनिया समाज। ओबीसी वर्ग का 43% हिस्सा भी अवध में ही रहता है। यहां भी यादव समाज 7% के करीब है। कुर्मी समुदाय भी 7% ही है। अवध से कुल लोकसभा की 18 सीटें निकलती हैं। पिछड़ा इलाका होने के बावजूद यहां बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड और मुद्दा लास्ट है। विश्लेषक जो हैं या रिपोर्ट्स जो हैं वो कहती हैं कि जातियों में गुत्थी यहाँ की राजनीति में हर सवाल का जवाब जाति ही है, फिर चाहे बेरोजगार हो, आरक्षण हो, विकास या कोई दूसरा मुद्दा हो। पूर्वांचल पिछड़ी, अति पिछड़ी, सवर्ण, दलित और एमवाई समीकरण का कॉकटेल है। यूं कहें छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की लेबोरेटरी। गोरखपुर ग्रामीण, संत कबीर नगर में निषाद जाति की मौजूदगी है। वहीं जौनपुर की बात करें तो आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, वाराणसी में जो समुदाय है, यानी यहाँ भी जातियों का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इन सब की अगर बात करें तो जौनपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, वाराणसी में समुदाय की उपजातियां जैसे मांझी, केवट, बिंद, मल्लाह मिलती हैं। ये मछुआरों और नाविक समुदाय के लोग हैं। गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित भी कई इलाकों में प्रभावशाली हैं और अक्सर चुनाव के नतीजे तय करते हैं, जिनमें राजभर, कुर्मी, मौर्य, चौहान, पासी और नोनिया शामिल हैं। हालांकि राजभर समुदाय राज्य के कुल मतदाताओं का केवल 4% है, लेकिन पूर्वांचल के कई जिलों, खासतौर पर वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया में इसके 12% से 23% वोटर है। तो जो प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, ये 4 प्रस्तावक थे। तो सवाल ये उठता है, प्रस्तावकों की जरूरत क्यों पड़ती है? चुनाव में प्रस्तावक की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि प्रस्तावक ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। नामांकन पत्र में प्रस्तावक किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। यही वजह है कि उम्मीदवार भले ही किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक का संबंधित लोकसभा क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4C, 4CC, 4CCC के अनुसार असम, लक्षद्वीप, सिक्किम को छोड़कर देश में किसी भी सीट से लोकसभा का निर्वाचन
लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को मतदाता के रूप में अवश्य रजिस्टर्ड होना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4(घ) व्यक्ति को चुनाव लड़ने से तब प्रतिबंधित करता है जब वो देश की किसी भी संसदीय सीट में वोटर्स के रूप में रजिस्टर्ड ना हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5(ग) में विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी यही प्रावधान है। प्रस्तावक का उसी लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल होना चाहिए, नहीं तो उसे प्रस्तावक नहीं माना जाएगा और उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है। प्रस्तावकों की संख्या कम होने पर नामांकन पत्र वैध नहीं माना जाएगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को पार्टी के अध्यक्ष की ओर से स्याही से हस्ताक्षरित फॉर्म ए और बी प्रस्तुत करना होता है। उम्मीदवार समेत 5 व्यक्ति ही नामांकन स्थल पर जा सकते हैं। प्रस्तावकों की यह व्यवस्था बहुत पहले से है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपने नामांकन के लिए एक प्रस्तावक होना जरूरी होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 कहती है कि अगर आप एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य दल के अभ्यर्थी हैं तो निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावक के रूप में सिर्फ एक निर्वाचक की ही आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि निर्दलीय या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से उम्मीदवार है तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से 10 प्रस्तावकों के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए। चौथे चरण के बाद अब 5वें चरण का चुनाव है जो कि 20 मई को होगा। 20 मई को यूपी के मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में चुनाव होंगे। इसके अलावा छठे चरण का चुनाव 25 मई को है। इसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट शामिल है। वही आखिरी चरण का चुनाव महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।